अब्बा एक स्कूल टीचर थे। उनको दादा की विरासत से थोड़ी सी जमीन मिली थी। यूं ठीक गुजारा हो रहा था। वाले चूंकि खुद टीचर थे इसलिए तालीम के हक में थे। हम चारों बहनों को स्कूल में दाखिल करा दिया, जबकि बाजी सिर्फ 5 जमात पढ़कर घर बैठ गई, क्योंकि वालदा का घरेलू कामों में हाथ बटाने वाला कोई न था। उन दिनों मैं 5वीं जमात में थी जब एक रोज अब्बा अपने साथ एक शख्स को घर ले आए। वो आदमी मेरे वालिद साहब की उम्र का था और सूरत शक्ल से शरीफ आदमी लगता था। आते ही वालिद ने पूछा, जाहिदा की माँ, क्या खाना तैयार है? जी हाँ, सरसों का साग और चावलों के आटे की रोटी बनाई है। आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना अभी लाती हूँ। सहन में ही चूल्हा था जिसके चारों तरफ छोटी सी 4 दीवारी बनी हुई थी। अम्मा ने जल्दी जल्दी साग को मक्खन और लहसुन का तड़का लगाया और बड़े से कली वाले कटोरे में देगजी से उंडेल कर कटोरा भर दिया। चंगेरी में नया रुमाल बिछाकर रोटियां लपेट दी। उस वक्त तक अब्बा मेहमान के हाथ धुला चुके थे और दोनों आमने सामने चारपाई पर बैठे हुए थे। मेरी माँ ने रोटियां और साग का कटोरा उनके दरमियान रख दिया। वो दोनों ही सुबह से भूखे थे। बहुत इश्तियाक और रग़बत से खाना खाने में मसरूफ हो गए। हम सारी बहनें मेहमान को घर में दाखिल होते देखकर कमरे में चली गई थी। जब वालिद खाना खा चुके तो खाली बर्तन उठाकर चौके की तरफ आए तो माँ ने सरगोशी में सवाल किया, जाहिदा के अब्बा, ये मेहमान कौन है? मेरा भाई है, मुद्दत बाद अचानक मिल गया है, इनको सलाम करो। अम्मा ने सर पर दुपट्टा ठीक किया और मेहमान के करीब पहुंचकर अदब से कहा, सलाम भाई जी। अजनबी मर्द ने उसका जवाब दिया। अब्बा ने हमें आवाज दी, इधर आओ, तुम्हारा चाचा आया है, इन्हें सलाम करो। हमने उस चाचे को जिसे पहली बार देखा था अदब से कहा, सलाम चाचा जी, जीती रहो। उन्होंने प्यार से जवाब दिया। एक लम्हा रुके बगैर हम दोबारा अपने कमरे में आकर पढ़ने बैठ गईं। मगरिब हो चुकी थी, सबने नमाज पढ़ी। हमारे गांव में उन दिनों बिजली ना थी। लालटेन जलाकर कमरे में रखी थी और उसे बुझाकर अपने बिस्तरों पर लेट गई। हमारे घर में 2 कमरे करीब करीब थे। उनके आगे बरामदा था। सहन की दूसरी जानिब एक और भी कमरा था जो निस्बतन छोटा था और अक्सर बंद रहता था। दरअसल ये मेहमान खाने के तौर पर बनवाया गया था। इसका एक दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। आने वाले मेहमान को कमरा खोलकर वालिद ने वहां ठहरा दिया। पानी का जग और गिलास भी ले जाकर रख दिया। दूध का गिलास भरकर ले गए और कहा, भाई अगर कुछ और जरूरत हो तो दरवाजा खटखटा देना और रात को ये दूध पी लेना। जब मेहमानदारी से फारिग हुए तो अब्बा अपने कमरे में आए। अम्मा इशा की नमाज पढ़ चुकी थीं और उनकी आमद की मुंतजिर थीं। पूछा, जाहिदा के अब्बा, ये मेहमान कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा, क्या कहीं परदेश से आया है? आहिस्ता बोलो। अब्बा ने कहा, ये मेरा कुछ नहीं है। आज सुबह स्कूल से खेतों में गया था, ये वहां मुंडेर पर बैठा मिल गया। बहुत खस्ता हाल और भूखा प्यासा था। इसकी हालत जार देखकर सवाल किया, भाई क्या परदेसी हो? रास्ता भूल गए हो? इस गांव में किसके पास आए हो? फजलदीन के पास। उससे दूर की रिश्तेदारी है। वो तो मर चुका कब का। उसे मरे हुए 10 बरस हो चुके हैं। क्या तुमको इस बात की खबर नहीं थी? नहीं। अगर होती तो यहां क्यों आता? उसका तो घर भी बिक गया। उसका एक बेटा था जो दुबई चला गया और फिर नहीं लौटा। शाम हो रही है, अब तुम किधर जाओगे? बड़ी दूर का सफर करके बड़ी आस लेकर आया था। ये आखिरी सहारा भी हाथ से निकल गया। क्या बताऊं कि अब किधर जाऊंगा? उसने बेबसी से कहा। तो मुझे उस पर तरस आ गया। मेरे साथ चलो मेरे घर। ये फौरन साथ हो लिया। बहुत मशकूर हुआ। रास्ते में बताया कि इसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। बे औलाद है, बीवी मर चुकी है। शहर में नौकरी करता था। सेठ ने निकाल दिया कि तुम बूढ़े हो गए हो, काम ठीक से नहीं कर सकते, आंखों से भी कम नजर आता है। मैं इसकी गाड़ी चलाता था। एक रोज रात के वक्त सामने से आती गाड़ी नजर न आई। आंखों में लाइट पड़ी तो टक्कर मार दी। उसकी नई गाड़ी का काफी नुकसान हुआ। शुक्र है कि जान बच गई। सेठ ने फौरन नौकरी से फारिग कर दिया। काफी दिन बीमार रहा। मामूली चोटें आईं। जब ठीक होकर अस्पताल से निकला तो रहने का कोई ठिकाना ना था। सोचा फजलदीन के पास चला जाता हूं। मेरी मरहूमा बीवी का चचा जाद है। कुछ दिन आराम करूंगा, फिर देखी जाएगी। बेचारा बहुत दुखी था। इसे घर ले आया हूं। अब आगे की सोचो, कब तक रखोगे? सोच लेंगे, कुछ दिन तो आराम कर लेने दो।
अभी तक चोटें दर्द करती हैं, सख्त काम नहीं कर सकता। ये कहानी सुनकर अम्मा के दिल में भी रहम ने जगह बना ली। दोनों कुछ देर बातें करने के बाद सो गए। अम्मी और अब्बा सारा दिन काम करते थे, थक जाते थे तो इशा के फौरन बाद सो जाते थे। सुबह तड़के जो उठना होता था, मेरी बहनें भी गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन मैं जाग रही थी। जाने क्यों देर तक नींद न आई। बार बार उस बेचारे परदेसी का ख्याल आता रहा जिसका कोई न था और हमारे घर आकर पनाह ली थी। अब्बा ने उसे भाई का तारुफ करवाया था, जबकि वो हमारा किसी रिश्ते से भी चचा नहीं है। वालिद ने उस शख्स यानी शफीक के बारे में किसी से पूछगुछ न की, बस दुखी और बेसहारा जानकर ठहरा लिया। रफ्ता रफ्ता शफीक चचा हमसे और हम उनसे मानूस होते गए। उन्होंने जाने का नाम ना लिया और मेरे वालिदैन ने भी जाने को ना कहा। वो हमारे घर के एक फर्द की तरह रहने लगे। वालिद साहब जैसे सादा लौह थे, वालदा भी वैसी ही थी। वो शफीक की इज्जत करते तो हम भी उनकी इज्जत करते थे। हमारा कोई चचा ताया या मामू ना था, तभी हम उस शख्स से प्यार करने लगे। हस्बे मामूल वालिद सुबह सवेरे उठकर मस्जिद चले जाते, नमाज पढ़कर लौटते। अम्मी नाश्ता तैयार कर चुकी होती, वो नाश्ता करके स्कूल चले जाते। हम भी उनके जाने के बाद नाश्ता करके अपने स्कूल चली जाती। अम्मी घर के कामों में मसरूफ हो जाती, जबकि शफीक चचा अपनी कोठड़ी में लेटे रहते। कुछ दिन बाद उन्होंने वालिद से कहा, आप स्कूल पढ़ाने के बाद अपने खेतों में काम करने निकल जाते हो और मैं सारा दिन बेकार रहता हूँ। बेकार रहने से घबरा गया हूँ, मुझे भी खेतों में किसी काम पर लगा दो ताकि कुछ काम काज करके बेकारी से निजात पालूं। अरे भाई, पूरी तरह तवाना हो जाओ, अभी तक तुम्हारी टांग में दर्द होता है। एक्सीडेंट की चोट से सख्त मेहनत वाला काम नहीं कर पाओगे और खेतों का काम बेहद मेहनत मुशक्कत वाला होता है। बेहतर है फिलहाल घर पर आराम करो। घर में भी छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं, तुम्हारी भाभी जिनसे परेशान रहती है, तुम वो काम कर दिया करो। इसके बाद चचा शफीक भैंसों को चारा डालते और माँ को लकड़ियां काट कर देते थे। मटकों में पानी भरते, खेतों से साग तोड़ कर ला देते। गर्ज वो घरेलू कामों में हाथ बटाने लगे थे। एक दिन अम्मी और दोनों छोटी बहनें खाला के घर गई हुई थीं। अब्बा घर लौटे तो उनके अचानक गुर्दे में दर्द होने लगा। चाचा ने कहा, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, पड़ोसी से ट्रक मांग लो, मैं ड्राइविंग कर लेता हूँ। वालिद को दर्द में शिद्दत महसूस होने लगी तो उन्होंने मुझे कहा, फायजा जाकर चचा करमदाद को कहो कि अपना ट्रक दे दे, शफीक मुझे अस्पताल ले जाएगा। चाचा करमदाद मौजूद न था। उसकी बीवी ने चाबी देकर कहा, बेशक ले जाओ, करमदाद तो खेतों को पानी लगाने गया है। मैंने चाबी लाकर अब्बा को दी। उन्होंने शफीक को कहा, ट्रक पड़ोस से अपने दरवाजे पर ले आओ। वो ले आया और सहारा देकर अब्बा को उसमें बिठाया। वो उनको शहर के अस्पताल ले गया। 2 घंटे के बाद चाचा आ गया, मगर अब्बा साथ नहीं थे। बोला, डॉक्टर ने उनको दाखिल कर लिया है, कल एक्सरे वगैरह करेंगे, फिर देखेंगे कि ऑपरेशन करना है या क्या करना है। वालदा शाम को लौटी तो बहुत परेशान हुई। चचा शफीक से कहा कि मुझे भी अस्पताल ले चलो। वो बोले, अभी जाने का फायदा नहीं, वो वहां बिस्तर पर आराम से लेटे हैं, दर्द कम करने का इंजेक्शन उनको लगा दिया था, सो रहे होंगे। तुम रात को बच्चियों को अकेले छोड़कर अस्पताल क्यों जा रही हो? वहां क्या करोगी जाकर? सुबह तड़के मैं खुद चला जाऊंगा। बच्चियों को अकेले घर में छोड़कर तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। चचा शफीक की बात अम्मी के दिल को लगी। बोली, भाई जी कहते तो आप ठीक हो, अल्लाह उनको शिफा दे, रात तो किसी न किसी तरह काटनी है। अम्मा रात भर अपने सुहाग की सलामती के लिए दुआएं करती रही। हम बच्चियों को कुछ देर बाद नींद आ गई और चचा आज कोठड़ी में सोने की बजाय दरवाजे के पास चारपाई डालकर सो गए, जैसे हमारे घर की निगरानी कर रहे हों। सुबह सवेरे वो अस्पताल चले गए। करीब ही लारी अड्डा था और वैगन शहर को जाने के लिए आसानी से मिल जाती थी। दोपहर तक हम और वालदा बेचैन रहे, बेकरारी से चचा का इंतजार करते रहे। दोपहर के बाद कहीं वो आए, बोले, छोटा ऑपरेशन हुआ है, दर्द गुर्दे में नहीं था बल्कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, 2-4 रोज में ठीक होकर घर आ जाएंगे। उनके लिए यखनी वगैरह तैयार कर दें तो मैं जाकर दे आता हूँ। रात वहां रुक जाऊंगा, सुबह आऊंगा, आप लोग अपना ख्याल रखना। भाई जी, गांव में किसी बात का डर नहीं है, आप बस जाहिदा के अब्बा का ख्याल रखना, हो सके तो कल मुझे ले चलना। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। यखनी का टिफिन लेकर वो चले गए। वो रात भी हमने दुआएं मांगते बेचैनी में काटी। सुबह चचा आ गए, खाली टिफिन हाथ में था।
बोले 2 दिन और उनको अस्पताल में रहना है, फिर छुट्टी हो जाएगी। अब ठीक है, फिक्र मत करें। वालदा बजिद हो गई कि मुझे अस्पताल जाना है, आज मैं उनके पास रुकूंगी, जैसी आपकी मर्जी। भाभी तैयार हो जाइए। अम्मी ने जल्दी से दलिया बनाया, टिफिन में भरा और साफ जोड़ा पहनकर तैयार हो गई। वो चचा के साथ लारी अड्डे चली गई। 2 घंटे बाद शफीक चचा लौट आए। कहा कि आपके वालिदैन ने मुझे भेज दिया है, आप बच्चियां अकेली हो ना, आज तुम्हारी अम्मी वहां रुक गई हैं। मैंने बहुत कहा, वो ना मानी। बोली कि उनकी फूफी का घर करीब है, उनको रात को बुलाकर घर में बच्चियों के पास सुला लेना। ये सुनकर मैं दौड़ी हुई पड़ोस में गई और करमदाद की बीवी से कहा, फूफो आज तुम हमारे पास हमारे घर सोना। अम्मा अब्बा दोनों अस्पताल में हैं। वो हमारी सगी फूफी न थी, मगर हम उनको फूफी ही कहते थे। फौरन सर पर बोरका डालकर मेरे साथ हमारे घर आ गई और रात को हमारे पास रही, जबकि शफीक चचा घर के बाहर दरवाजे पर चारपाई डालकर सो गए। सुबह सवेरे जाहिदा बाजी उठ गई, फुप्पो अपने घर चली गई और मेरी बहन ने चूल्हा चौका संभाल लिया। अम्मा की तरह हम सब का नाश्ता बनाकर स्कूल रवाना किया। अब्बा के लिए खिचड़ी बनाई और टिफिन में भरकर दे दी कि आप अस्पताल जाकर दे आएं। वो बोले, जाहिदा बेटी तुम भी साथ चलो, मैं तुम्हारे अब्बा के पास रुक जाऊंगा। तुम्हारी माँ शहर से यहाँ अकेली कैसे आएगी, तुम साथ होगी तो तुम दोनों इकट्ठी आ जाना, अब्बा को भी देख लोगी। बाजी तो दिल से चाह रही थी कि अब्बा को अस्पताल जाकर देखे। फौरन तैयार हो गई और चचा शफीक के साथ चली गई। जाते हुए फूफो को बता गई कि तुम हमारे घर का ख्याल रखना, मैं अस्पताल जा रही हूँ, अम्मी के साथ 2 घंटे तक आ जाऊंगी। उस दिन के बाद मेरी बहन जाहिदा ऐसी गायब हुई कि उनका कोई निशान ना मिला। अम्मी अब्बू उसी शाम को घर आ गए। अब्बा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो चचा करमदाद के ट्रक पर आए थे जो उनकी अयादत को अस्पताल गए थे। हम भी स्कूल से घर आ गई थी, मगर जाहिदा बाजी और चचा शफीक का कहीं नामो निशान न था। रोते रोते अम्मी को दौरे पड़ने लगे। अब्बा भी माथा पीट कर कहते थे, हाय मैंने क्यों एक अजनबी पर एतबार किया। अब मैं ऑपरेशन के सबब उठ भी नहीं सकता। जाहिदा को ढूंढने के लिए क्यों कर भाग दौड़ करूं। वो जालिम इंसान जो मजलूम बनकर आया था, न जाने हमारी बेटी को कहां ले गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जहां तक मुमकिन हो सका बाजी को ढूंढने की कोशिश की। उन्हें अब कहां मिलना था। अब्बा की जमीन बिक गई, मगर बेटी को ना ढूंढ सके। वक्त के साथ सब्र तो कर लिया, मगर सब्र कहां आता है ऐसे हालात में। जीते जी मर गए थे। यूं ही 2 साल गुजर गए। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शख्स कराची शहर से आया था। उसने बताया कि आपकी बेटी फलां जगह है। उसने मुझे पता दिया है कि जाकर आप लोगों को बताऊं, मेरे साथ चलो, मैं जाहिदा के पास ले चलता हूं। वालिद ने गांव के 2 मुअज़्ज़ज़ लोगों को हमरा लिया और पुलिस को भी इत्तला कराई। सब लोग कराची रवाना हो गए। 6 रोज बाद अब्बा जी जाहिदा बाजी को ले आए। वो सूख कर कांटा हो गई थी। शफीक चचा अस्पताल से ले जाने के बहाने उन्हें शहर ले गए, जहां एक गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में उनके 2 आदमी थे जिन्होंने बाजी को बेहोश कर दिया और कराची ले गए। बाजी जाहिदा ने बताया, शफीक मुझे एक फ्लैट में ले गया जहां चंद लोग थे। वहां एक फार्म पर मेरा अंगूठा लगवाया और एक नौजवान के हवाले कर दिया कि ये तेरा शौहर है और अब तुमने इसी के साथ रहना है। इस जाली निकाह के बदले शफीक ने उस आदमी से काफी मोटी रकम ली, गोया बाजी को बेच दिया। 2 साल तक बाजी उस आदमी के पास रही जो खुद को उनका शौहर कहता था, और मेरी बहन बादल नाखास्ता उसके साथ रहने पर मजबूर थी। वो कहीं भागकर भी ना जा सकती थी, क्योंकि मकान के दरवाजे पर एक मुसल्ला गार्ड पहरा देता था। एक रोज उस गार्ड को तरस आ गया। उसने जाहिदा बाजी से हाल मालूम किया और अपना एक भरोसे का आदमी गांव हमारे घर भेज दिया। यूं बाजी बाजियाब कराने में अब्बा जी कामयाब हो गए। वो शख्स जिसने निकाह किया था, उसके पास निकाह नामा मौजूद था। उसने हमारी बहन का पीछा ना किया, लेकिन शफीक मरदूद का फिर कभी पता ना चला। अब्बा कहते थे, अगर मिल भी जाए तो उसे जान से मार दूंगा, लेकिन उसे मिलना था और ना मिला। सर शुक्र के हमारी बहन हमें मिल गई। सच है, जिस घर में बेटियां हों, कभी किसी अजनबी को घर के अंदर नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि अजनबी का क्या एतबार। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। उम्मीद है हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।